हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो याद रखें, पहली जो 4 अल्कीन के मेंबर हैं कार्बन 1 से कार्बन 4 तक, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दीज आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। कलरलेस का मतलब कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस मतलब कोई स्मेल भी नहीं है, और ये है क्या? गैसेस। तो अल्केन के पहले 4 मेंबर्स कलरलेस और ऑर्डरलेस गैसेस हैं। इस तरह से कार्बन 5 से लेकर, यानी पेंटेन से लेकर कार्बन 17 तक, यानी पेंटेन से हेप्टाडिकेन, यानी कार्बन 17 तक, कलरलेस, ऑर्डरलेस, लिक्विड्स। इसी तरह से कार्बन 18 से या इससे हायर मेंबर, दीज आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, वैक्सी सॉलिड्स। वैक्सी सॉलिड्स मतलब मोम की तरह, जैसे कैंडल होती है ना, मोम वैक्स, इस तरह के सॉलिड्स इतने ज्यादा मजबूत हार्ड सॉलिड नहीं होते। तो वैक्सी सॉलिड्स हैं कार्बन 18 से लेकर हायर मेंबर। इसी तरह से याद रखें, अल्केन्स जो हैं दीज आर जनरली नॉन पोलर। अल्केन्स जो हैं ये जनरली नॉन पोलर होते हैं या बहुत ही वेरी वेरी वीक पोलर होते हैं, यानी इनके अंदर पोलैरिटी ना होने के बराबर, इसलिए इनको हम लोग जनरली नॉन पोलर ही कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास इथेन है, ये इथेन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, ये मेरे पास क्या है? अल्केन है। अल्केन में क्या है? इथेन। अब आप देखें, ये कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों का 0 निकलेगा। तो इसका मतलब परफेक्टली ये वाला जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर है। इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तकरीबन 2.1। दोनों में डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस बनता है 0.4 का, जो कि बहुत ही कम डिफरेंस है। इस वजह से बहुत ही वेरी वेरी वीक पोलर बॉन्ड है ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। ये वाला बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के दरमियान है ये परफेक्टली नॉन पोलर, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान वेरी वेरी वीक पोलर है। तो इस वजह से जनरली हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को नॉन पोलर ही कंसीडर करते हैं। जब ये नॉन पोलर हैं तो याद रखें ये फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होंगे, ठीक है? वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होंगे, यानी वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर और वाटर जो है ये पोलर सॉल्वेंट्स हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे बेंजीन के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएंगे, ईथर के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से याद रखें, ये जो अल्केन्स हैं जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है, मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ने का मतलब जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी ये भी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है? जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा,
वैसे वैसे कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे, डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। और याद रखें जैसे मॉलिक्यूलर मास यानी चेन बढ़ती जाएगी, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनता जाएगा, वैसे वैसे सोलबिलिटी जो है, सोलबिलिटी ये डिक्रीज होती जाएगी। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी तो इंक्रीज होगी, लेकिन सोलबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों? देखिए बड़ी सिंपल बात है, कॉमन सेंस है कि जैसे ही मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता जाएगा तो बड़े साइज के मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाएंगे। जब अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाएंगे तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और याद रखें अल्केन्स जो स्ट्रेट चेन में लिंक्ड होंगे, अल्केन जो स्ट्रेट चेन में लिंक्ड होंगे, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स as compared to their corresponding branched alkanes या ब्रांच चेन अल्केन्स। यानी अल्केन जो स्ट्रेट चेन में लिंक्ड होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे अपने करस्पॉन्डिंग ब्रांच चेन अल्केन से। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे मेरे पास है ब्यूटेन, तो अगर हमारे पास ये एन ब्यूटेन है यानी स्ट्रेट चेन में लिंक है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, इस तरह से अगर ये ब्रांच में लिंक है तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये चार कार्बन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसो ब्यूटेन है, तो चार कार्बन वाली चेन। तो अगर स्ट्रेट चेन में लिंक है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तकरीबन कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है ब्यूटेन का? अगर ये नॉर्मल चेन है, इसकी स्ट्रेट चेन है, तो तकरीबन -0.5 डिग्री सेल्सियस का इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इस तरीके से आइसोब्यूटेन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन -11.7 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो स्ट्रेट चेन में बॉइलिंग पॉइंट अपने करस्पॉन्डिंग ब्रांच चेन अल्केन से ज्यादा है, हाई है। इसकी क्या वजह है? याद रखें बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। तो जब अल्केन स्ट्रेट चेन की फॉर्म में लिंक्ड होते हैं कार्बन अल्केन के अंदर, तब क्या होता है? तब सरफेस एरिया ज्यादा होता है। क्या होता है तब? सरफेस एरिया ऑफ इंटरेक्शन ये हाई होता है, ज्यादा होता है, मोर होता है, हाई। देख लें आप फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है ब्यूटेन का, तो ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा, तो ये सारे आपस में क्या करेंगे? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, क्योंकि नॉन पोलर है तो इनमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी। इसके मुकाबले में अगर आप लोग आइसोब्यूटेन में देखें तो इसमें इंटरेक्शन का जो एरिया है वो एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन कम होता है। जैसे ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो यहाँ पे याद रखें एक तो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया, दो मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस काफी ज्यादा है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस भी कम होता है और सरफेस एरिया जो इंटरेक्शन का वो भी ज्यादा होता है। यहाँ पे सरफेस एरिया जो है इंटरेक्शन का वो कम है, यहाँ पे देखिए कम अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है ज्यादा अट्रैक्शन हो रही है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाता है। इस वजह से ओवरऑल इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लो हो जाती हैं एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हो जाती हैं। तो जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, और जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे वहां पे बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होंगे। इसी वजह से स्ट्रेट चेन अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं टू देयर करस्पॉन्डिंग ब्रांच चेन अल्केन।